भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। और अगर हमें अपनी आज़ादी कायम रखनी है, अगर हमें प्रगति करनी है, तो बहुत तेजी से हमको भी अपने देश 12 जून 1975। 12 जून वो तारीख है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही काफी हद तक बदल दी। ये वही दिन है जब 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर फैसला सुनाया। ये केस जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की देखरेख में था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन्हें चुनावों में धांधली का दोषी पाया और उनका चुनाव रद्द कर दिया। दरअसल ये कहानी 1971 में रायबरेली के लोकसभा चुनाव से शुरू होती है। तब इंदिरा गांधी ने वहां से जीत हासिल की थी। उनकी जीत को प्रतिद्वंद्वी राजनारायण ने कोर्ट में चुनौती दी। इस मुकदमे को इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के नाम से जाना जाता है। 12 जून 1975 को जब फैसला होने वाला था, तब सुबह 10 बजे से पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 24 खचाखच भर चुका था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा पर पूरे देश की नजरें थी, क्योंकि वो राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी के मामले में फैसला सुनाने जा रहे थे। समाजवादी नेता स्वर्गीय राजनारायण जी ने इंदिरा जी के ऊपर एक रिट पिटीशन डाला कि इन्होंने भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीता है। उस वक्त इस केस की सुनवाई JML सिन्हा जज थे, जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने इंदिरा जी को यह प्रूव किया कि इन्होंने भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीता। 1971 के नतीजों के बाद राजनारायण शांत नहीं बैठे। वो अदालत गए। वहां उन्होंने करीब 7 ऐसे मामलों की सूची अदालत को सौंपी, जिसके जरिए उन्होंने दावा किया कि इंदिरा ने चुनावों में धांधली की और चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया, लिहाजा उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। अदालत ने उनके आरोप पत्र में ज्यादातर मामलों को खारिज कर दिया था, लेकिन कुछ मामले ऐसे थे जिसे अदालत ने सही पाया, क्योंकि प्रधानमंत्री हाउस के वाहन उनके चुनाव क्षेत्र में देखे गए थे। 12 जून 1975 के दिन जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ठीक 10 बजे अपने चेंबर से कोर्ट रूम में आए, सभी लोग उठकर खड़े हुए। शुरुआत में ही उन्होंने साफ कर दिया कि राजनारायण की याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दों को उन्होंने सही पाया है। राजनारायण की याचिका में जो 7 मुद्दे इंदिरा गांधी के खिलाफ गिनाए गए थे, उनमें से 5 में तो जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को राहत दे दी थी, लेकिन 2 मुद्दों पर उन्होंने इंदिरा गांधी को दोषी पाया था। फैसले में अदालत ने पाया कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत इंदिरा गांधी ने सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया है, लिहाजा उन्हें अगले 6 सालों तक लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया जाता है। जस्टिस सिन्हा के फैसले ने हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया। इंदिरा गांधी की सदस्यता 6 साल के लिए रद्द हो गई। इधर राजनारायण और उनके समर्थकों ने भरी दोपहरी में दिवाली मनाना शुरू कर दिया। In the democratic institutions of India, I accept the judgment with humility. यहाँ से अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। दिल्ली में इंदिरा गांधी के समर्थकों की भीड़ लगी थी, लेकिन पटना के जयप्रकाश नारायण ये भांप चुके थे कि दिखावे की भीड़ अब इंदिरा को बचा नहीं सकती है। गांधी जी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठे, गांधी जी न राष्ट्रपति हुए न प्रधानमंत्री हुए, उसी प्रकार से देश की खिदमत और सेवा में लगे रहना चाहते थे। कांग्रेस को भी लोक सेवकों की जमात बनाना चाहते थे। आज इन लोगों को अधिकार है, शर्म नहीं आती है गांधी का नाम लेने का इन लोगों को। एक तरफ संजय गांधी थे जो हर हाल में सत्ता को अपनी जेब में रखना चाहते थे, तो दूसरी ओर समूचा विपक्ष, जिसकी अगुवाई करने खुद JP नारायण दिल्ली आने वाले थे। 24 जून को JP दिल्ली में थे।
उनकी धमक ही इंदिरा के लिए कम बड़ा धक्का नहीं थी, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने फैसला सुना दिया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो रह सकती है, लेकिन संसद में वोटिंग नहीं कर सकती। 25 जून की शाम रामलीला मैदान ने जैसी भीड़ देखी, वैसी भीड़ कभी भी इकट्ठा नहीं हुई थी। और जब जेपी ने इंदिरा की सत्ता को सीधी चुनौती दी, तो एक सफदरगंज रोड दहल उठा। 25 जून 1975 की सुबह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय की फोन की घंटी बजी। उस समय वह दिल्ली में ही थे। दूसरे छोर पर इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन थे, जो उन्हें प्रधानमंत्री निवास पर बुला रहे थे। जब राय वहां पहुंचे तो अगले 2 घंटों तक वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ देश की स्थिति पर बात करते रहे। इंदिरा का कहना था कि पूरे देश में अव्यवस्था फैल रही है, 2 विधानसभाएं भंग की जा चुकी हैं, भारत की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें कड़े फैसले लेने की जरूरत है। इंदिरा को डर था कि भारत में कहीं सत्ता पलट न हो जाए। इंदिरा ने सिद्धार्थ को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते थे। संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए राय वहां से चले गए। वो करीब 3:30 पर दोबारा एक सफदरजंग रोड पहुंचे। राय ने भारतीय संविधान के संबद्ध हिस्सों पर नजर डाली। उन्होंने इंदिरा को बताया कि वो आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकती हैं। इमरजेंसी एक ऐसा काला अध्याय है जिसमें भारत के जनता के फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ यानी हमारे जीने के अधिकार को और हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया। जीने का अधिकार और मौलिक अधिकार हमारे संविधान की जान है। ये जब 2 अधिकार आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये विड्रॉ कर दिया जाता है तो मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। तो एक राष्ट्र का जीवन समाप्त जैसे होता है, इतनी बड़ी ये संगठना थी। इंदिरा ने राय से कहा कि वो आपातकाल लगाने से पहले मंत्रिमंडल के सामने इस मामले को नहीं लाना चाहती। इंदिरा ने सिद्धार्थ शंकर राय से कहा कि वो इस प्रस्ताव के साथ राष्ट्रपति के पास जाएं। हालांकि राय ने ये कहकर विरोध किया कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं। वो दोनों शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे। सारी बात फखरुद्दीन अली अहमद को समझाई गई। उन्होंने इंदिरा से कहा कि आप इमरजेंसी के कागज भिजवाएं। इंदिरा आसानी से सिंहासन खाली करने के मूड में नहीं थी। संजय गांधी कतई नहीं चाहते थे कि उनकी मां के हाथ से सत्ता जाए। उधर विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा था। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा ने 25 जून की रात देश में आपातकाल लागू करने का फैसला लिया। आधी रात इंदिरा ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल के फैसले पर दस्तखत करवा लिया। इंदिरा ने निर्देश दिए कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अगली सुबह 5 बजे फोन कर बताया जाए कि सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। आर.के. धवन के कमरे में संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। ये तीनों लोग इस बात की भी योजना बना रहे थे कि अगले दिन कैसे समाचार पत्रों की बिजली काटकर सेंसरशिप लागू की जाएगी। जब तक इंदिरा ने अपने भाषण को अंतिम रूप दे दिया था, अब तक सुबह के 3 बज चुके थे। जब राय को पता चला कि अगले दिन अखबारों की बिजली काटने और अदालतों को बंद रखने की योजना बना ली गई है, तो उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया और कहा, ये बेतुका फैसला है, हमने इसके बारे में तो बात नहीं की थी, आप इसे इस तरह से लागू नहीं कर सकते। जब उन्होंने इंदिरा को बिजली काटने वाली बात बताई तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने राय से इंतजार करने के लिए कहा और कमरे से बाहर चली गई। जब राय इंदिरा का इंतजार कर रहे थे तो ओम मेहता ने उन्हें बताया कि इंदिरा सेंसरशिप तो चाहती है, लेकिन अखबारों की बिजली काटने और अदालतें बंद करने का आइडिया संजय का है। जब इंदिरा वापस लौटी तो उनकी आंखें लाल थी।
उन्होंने राय से कहा, सिद्धार्थ बिजली रहेगी और अदालतें भी खुलेंगी। राय इस खुशफहमी में वापस लौट गए। जब तक इंदिरा सोने गई, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई को हिरासत में लिया गया। आपातकाल में ये जो सारे मीडिया के लोग हम लोगों को डराते हैं ना, दिन रात छोटी बात में भी हमारे बाल नोच लेने की ताकत रखते हैं। उनका उन दिनों में क्या हाल था। बहुत कम लोग थे जो वाणी स्वातंत्र के लिए, अखबार की आजादी के लिए संघर्ष का रास्ता चुनने के लिए मैदान में आए थे। बाकी अधिकतम लोगों ने तो जिसको झुकने के लिए कहा वो बिल्कुल साष्टांग करके बैठ गया था। रातों रात सभी नेताओं को, धार्मिक गुरुओं को, आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी लोगों को जेल में डाला। उस वक्त की सबसे बड़ी दुखद घटना ये थी कि जयप्रकाश नारायण जो स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत बड़े आदमी थे, जो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त भी थे और राष्ट्र के हितचिंतक थे, उनके ऊपर भी ये आरोप लगाया गया कि ये विघटनकारी ताकतों के साथ खेल रहे हैं। सुबह 8 कैबिनेट मंत्रियों और 5 राज्य मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। जैसे ही ये लोग बैठक में आए, उन्हें आपातकाल उद्घोषणा और गिरफ्तार किए गए नेताओं की लिस्ट दी गई। कोई मतदान नहीं हुआ, कोई मंत्रणा नहीं हुई। भारत में इमरजेंसी को मंजूरी देने वाली ये बैठक मात्र आधे घंटे में खत्म हो गई। कैबिनेट की मीटिंग के बाद इंदिरा ने सुबह रेडियो पर देशवासियों को इमरजेंसी की जानकारी दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। पूरे देश में इंदिरा के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। सरकारी मशीनरी विपक्ष के आंदोलन को कुचलने में लग गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता जेल में ठूंस दिए गए। संजय गांधी की मनमानियां सीमा पार कर गई थी। उनके इशारे पर न जाने कितने पुरुषों की जबरन नसबंदी करवा दी गई थी। आपातकाल को किसी ने चुनौती नहीं दी। जेपी की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंची। इंदिरा को सिंहासन छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 में फिर आम चुनाव हुए। 1977 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गई। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये आजादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी।